नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः आज उपस्थित हूँ चैनल लाइव विद एस्ट्रो में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अपने इस चैनल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुंडली विश्लेषण और ग्रहों के बारे में कि कुंडली को कैसे देखा जाए। मेरा आप सभी से एक आग्रह है, यदि अगर आपने अपना यह चैनल लाइव विद एस्ट्रो अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसके फीडबैक भी दें, जिससे मुझे अच्छा लगेगा, मैं और इसमें इसको सुधार कर सकता हूं। इसके अलावा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरा विशेष आग्रह है आपसे, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ न कुछ ऐसा मैं देने का प्रयास करता हूं जिससे कि आपके लिए वो लाभदायक हो, फलदायक हो, फायदेमंद हो। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि हमने 12 भावों के बारे में चर्चा की थी और ग्रहों की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा की थी, और हमने ये कहा था कि अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ग्रहों की दृष्टियों का क्या प्रभाव हमारे जीवन में आता है, या ग्रहों की दृष्टियां किस प्रकार से हमारे जीवन में असर डालती हैं, या उनको कैसे समझना चाहिए। ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं ये हमको पता होना चाहिए, और उसका फल क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हर भाव की पूर्णता उसके सामने वाले भाव से होती है, यानी 7वें भाव से उसकी पूर्णता होती है, सामने वाले भाव से पूर्णता होती है। इसलिए सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि मान्य है अपने ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में। इसके अलावा जो ग्रह हैं जिनकी एक्स्ट्रा जो है दृष्टियां हैं, एक्स्ट्रा दृष्टियां हैं, उनमें से बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु की 2 दृष्टियां हैं, हम सप्तम दृष्टि उसकी नहीं मानते हैं, और हमारे बहुत से शिष्य कहते भी हैं सर ये आप राहु की 7वीं दृष्टि और केतु की 7वीं दृष्टि नहीं बताते हैं, जबकि हमें ये पढ़ाया जाता है। तो एक मौलिक चीज है, सीधी सी बात है, उसको समझें कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इसलिए 7वीं दृष्टि का प्रभाव या पूर्णता वो आपस में खुद में पूर्णता है, राहु और केतु के बगैर पूर्णता नहीं, इसलिए वहां पर उनकी दृष्टियों का महत्व नहीं रह जाता है, वैल्यूएशन नहीं रह जाती है। तो उनकी पंचम और नवम 2 दृष्टियां ही मान्य है। तो हम आज जो चर्चा करेंगे पहले मंगल से शुरू करते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं अपने यहाँ। पहली दृष्टि उसकी 4थी दृष्टि मानी गई है, यानी अगर हम देखें अपनी जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें हम अगर देखें तो 4था भाव कौन सा भाव होता है? हमारे जीवन का प्रारंभ होता है 4थे भाव से। कैसे होता है इसको समझने की जरूरत है। पहला भाव यानी हम स्वयं, दूसरा भाव यानी हमारा परिवार, तीसरा भाव यानी हमारा पराक्रम, हमारे छोटे भाई बहन, और हमारे जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड चीजों के लिए हमारी मेहनत। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो वो हमारा 4था भाव है। अगर हम बच्चे में जाते हैं तो बेसिक शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? 4थे भाव में। एडल्ट हो गए, शादी के योग्य हो गए, तो विवाह के बाद जीवन कहाँ से शुरुआत होता है? तो 4थे भाव से शुरू होता है। मंगल ऊर्जा के कारक है, संचय के कारक हैं, रक्त के कारक हैं, जीवन की वृद्धि के कारक हैं। तो प्रारंभ कहाँ से होता है जीवन? तो 4थे भाव से प्रारंभ होता है। इसलिए मंगल चूंकि ऊर्जा, जीवन दायी ग्रह है, इसलिए उनका प्रारंभ कहाँ से होगा, उनका अस्तित्व कहाँ से शुरू होगा? तो 4थे भाव से प्रारंभ होगा। इसलिए उनकी 4थी दृष्टि मानी जाती है। फिर पूर्णता कहाँ आती है? पार्टनर पर आती है। जीवन के अन्य भाव, क्योंकि हम मंगल की बात करें इसलिए हमने पार्टनर की बात की है, बाकी अभी अन्य ग्रहों की बात करेंगे तो दूसरे भाव पर, बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो 7वां भाव जो है वो हमारे जीवन की जो संरचना है, जीवन का जो आधार है, वो अकेले नहीं हो सकती, उसके लिए पार्टनर्स की जरूरत होती है। इसलिए मंगल की 7वीं दृष्टि मानी गई है। और 8वीं दृष्टि यानी उत्पत्ति, खोज, चीजें कहाँ से निकलती हैं? मंगल से जो उदय होगा, जो जीव प्राप्ति होगी, या जो जीवन प्रारंभ होगा, जो जीवन बढ़ेगा, वृद्धि होगी, वो भाव कौन सा है? वो 8वां भाव है। तो
यहाँ पर मंगल की जो ये 3 दृष्टियां हैं, चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टियां, इसलिए मंगल की 3 दृष्टियां हैं। इनको आगे हमारे टॉपिक्स में रहता है, विषय में रहता है, हम क्लास में उसमें चर्चा करते हैं, जो पढ़ाते हैं। यहाँ हम आपको संक्षेप में, वीडियो है इसलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करेंगे कि वीडियो के माध्यम से अधिक हम आपको इस पर चर्चा करके बता सके। आज हम दृष्टियां क्यों हैं इस पर हम चर्चा करें, इसलिए शॉर्ट में, संक्षेप में हम आपसे बात करेंगे। दूसरा आता है बृहस्पति। बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां मानी गई हैं। पहली दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है, यानी 5वीं दृष्टि, यानी जीवन का जो प्रारंभ है उसके बाद जो सबसे पहली और मौलिक चीज जरूरत होती है वो किसकी होती है? अगर हमारे सोचने विचारने की क्षमता नहीं होगी, अगर हमारे चिंतन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हम चीजों का क्लेरिफिकेशन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? वह पंचम भाव से आता है। इसलिए बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि विवेक के कारक हैं, जीवन के आधार के कारक हैं। इसलिए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मानी गई है। 7वीं दृष्टि सभी का, जैसे मैंने बताया, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, इनकी भी 7वीं दृष्टि है। जीवन का आधार होने के नाते जीवन के पार्टनर के बाद जीवन का आधार नहीं होगा तो दोनों का जीवन नहीं होगा, यानी पूर्णता नहीं होगी। इसलिए बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होती है। 9वीं यानी धर्म भाव होता है, कुल भाव होता है, पिता का भाव होता है। अगर धर्म नहीं है तो समाज नहीं है, परिवार नहीं है। अपना भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है, लेकिन हम मनुष्य हैं। हमको जीवों में श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास धर्म है, हमारे पास सोचने समझने की बुद्धि विवेक ज्ञान है, इसलिए हम मनुष्य हैं। हम मन की उत्पत्ति हैं, इसलिए मनुष्य हैं। इसलिए धर्म का होना जरूरी है, जीव का होना जरूरी है, समाज का होना जरूरी है। यह चीजें हम 9वें भाव से क्लोरेट करके, जोड़ करके आगे 10वें एकादश तक जाते हैं। तो वह चीज हम अभी यहाँ पर मैंने आपसे पहले बताया कि हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसलिए बृहस्पति की ये 3 दृष्टियां मानी गई हैं। अब इसके बाद आती है शनि की 3 दृष्टियां। तो शनि की पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि मानी गई है। अब हमने वैदिक ज्योतिष में पढ़ा है कि शनि की तीसरी दृष्टि बड़ी खराब होती है। यहाँ पर थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम दृष्टियों के बारे में बात कर लें। शनि की तीसरी दृष्टि है, यानी शनि क्या है? कर्म के देवता है, कर्म के कारक हैं। जीवन में हमारे जीवन का प्रारंभ हुआ, जीवन का आधार बना, लेकिन अगर कर्म नहीं है तो प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए जो हमारा तीसरा भाव होता है वो पराक्रम का भाव होता है। यानी शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ इंडिकेशन देती है कि आपको पराक्रम करना है। किसके लिए करना है? जीवन के मूल्यों को समझने के लिए, जीवन के आदर्शों को समझने के लिए, जीवन को स्थापित करने के लिए, समाज में अपने आप को सिद्ध करने के लिए, समाज में कि आई एम समथिंग, में कुछ हूं, इसके लिए आपको पराक्रम करना है। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि मानी गई है, क्योंकि वो कर्म प्रधान देव हैं। 7वीं दृष्टि उनकी भी होती है। 7वीं दृष्टि का तात्पर्य है कि वहां हमें जो कर्म करना है वो कर्मा है। क्या है कर्म? वो कर्म करना है हमको समाज के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, चाहे वह परिवार से हो, चाहे अर्थ से हो, चाहे समाज से हो। और 10वीं दृष्टि मानी गई है उनकी, और 10वां भाव जो होता है वो कर्म भाव होता है, मान सम्मान का भाव होता है, पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। यानी हमें पराक्रम करना है, कहाँ के लिए? अर्थ के लिए। और वो काहे के लिए होगा? तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उसके लिए होगा। यानी शनि की यह 3 दृष्टियां मानी गई हैं। दृष्टियां न तो किसी की खराब होती हैं, न अच्छी होती हैं। इस पर हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे।
अब यहाँ पर आती है राहु की दृष्टियां या केतु की दृष्टियां। तो राहु और केतु क्या है, पहले तो हम ये समझें। राहु और केतु हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए प्रारब्ध हैं। राहु पिछले जन्म के पाप कर्म लेकर के आते हैं, या हमारा वह प्रारब्ध जो हमने नैतिक या अनैतिक किया है वह इस जीवन में लेकर के आते हैं। शुभ या अशुभ जो भी किया है वो लेकर के आते हैं। और केतु हमारे पिछले जन्म की जो स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसको वो इंडिकेट करते हैं, उस कर्ज को इंडिकेट करते हैं कि आप इस प्रकार का कर्ज लेकर के जीवन में आए। यानी दोनों ही पिछले जन्म के प्रारब्ध के कर्जों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको दर्शाते हैं। अब वो कहां से देखेंगे, तो धर्म और कर्ज पंचम और नवम भाव होते हैं। पंचम भाव यह दर्शाता है कि हमने पिछले जन्म का जो कुछ भी समेटा है, इकट्ठा किया है, वह हमको ज्ञान के रूप में, संतान के रूप में इस प्रकार से प्राप्त होगा। और नवा भाव, हमने जैसा कर्म किया है वैसा धर्म हमको मिलेगा, वैसा ही हमको मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवार चीजें मिलेंगी। तो राहु और केतु पंचम और नवम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। बाकी से सभी ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो सप्तम दृष्टियां हैं। इनके लिए बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, हमें ग्रहों की जो दृष्टियां हैं यह समझ में आनी थी कि इनकी दृष्टियां ऐसी क्यों हैं। हमने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। आगे समय मिला तो मैं इन पर बृहद चर्चा भी आगे वीडियोज में करूंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहने की जरूरत है, और जुड़े रहने के लिए सबसे पहली और प्रमुख चीज है कि आपको अपना यह चैनल लाइव विद एस्ट्रो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे जो हमारे भाव हैं, उन भावों का आपस में क्या कंजक्शन है, क्या जुड़ाव है। उसके बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे कुंडली को कैसे देखा जाए। आज के लिए इतना ही। अंत में एक छोटी सी घटना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे हमारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, तो हमें अपना जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है, निगेटिव नहीं रखना है। जैसे एक गिलास में जल भरा रखा है, एक व्यक्ति कहता है गिलास आधा खाली है, दूसरा कहता है नहीं, गिलास आधा भरा है। तो हमें सकारात्मक सोच रखनी है, नकारात्मक नहीं सोचना है। नकारात्मक सोचने बैठेंगे तो जीवन में बहुत कुछ नकारात्मक मिलेगा। सकारात्मक शुरू करेंगे तो तमाम चीजों को विचार करना पड़ेगा। इसलिए बी पॉजिटिव, सकारात्मक बनिए, जीवन में आगे बढ़िए, नकारात्मकता को किनारे कर दीजिए, 40% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिन बंधुओं को परेशानी रहती है, थोड़ा बहुत तनाव रहता हो, ऐसे लोग सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्घ जरूर दें, जल जरूर चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप जरूर करें, उनको लाभ मिलेगा। इसी के साथ में अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए।